So welcome back to my channel. In this video we will see what are all the important topics in that particular unit. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि हर एक यूनिट में से कैसे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि हमारा सेमेस्टर सिस्टम है तो ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे क्योंकि जो MSN है वो डिसीज वाला सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन आ जाता है एक डिसीज पे, है ना। हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट लिखनी होती है। तो इस वीडियो के एंड में मैं वो भी बताऊंगी कि हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपलसरी है कि हमने ये क्वेश्चन में ऐड करनी ही करनी है ताकि अच्छे मार्क्स एग्जामिनर दे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट कैसे लिखनी है, उसका फॉर्मेट क्या है, परफेक्ट फॉर्मेट क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AHN 1 में पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन वाली, राइट। उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट्स, कि जो सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं उनमें हमने क्या केयर, कैसे केयर करनी होती है, वो क्वेश्चन यूनिट 1 से एक यही इंपॉर्टेंट है। फिर आती है यूनिट 2 की बारी जो कि OT रिलेटेड था, तो उसमें पर्टिकुलरली ये 3 क्वेश्चंस बन रहे थे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव फेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स एज सर्कुलेटरी एंड स्क्रब नर्स। ये टॉपिक पे तुम ज्यादा ध्यान देना, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में से। या तुम ये भी पढ़ लो टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया एंड प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। इनके सिर्फ तुम नाम देख लेना, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट 2 में से बस तुमने इंपॉर्टेंट ये 3 करने हैं, एक प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव फेस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स क्या, एक सर्कुलेटरी एंड स्क्रब नर्स वाला, एंड एक एनेस्थीसिया एंड प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। तो यूनिट 2 में से मैंने देखा ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे थे। जो यूनिट 3 है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाली, उसमें से अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो मोस्टली MCQs आए हुए हैं कि अगर पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया है तो किस वैल्यू से कम को हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज सफरिंग विद हाइपोनेट्रीमिया ना, मतलब जो ऑप्शंस है उसमें हमें वैल्यूज दी होती है। तो इसमें से यूनिट 3 में से सिर्फ MCQs बनते हैं, तो तुम उस अकॉर्डिंग सिर्फ इसको समझ लेना। ओनली तुमने वैल्यूज याद रखनी है कि नॉर्मल सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए ब्लड में। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3। फिर आता है यूनिट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। उसमें से एक ये 2 टॉपिक है जिसमें तुमने पर्टिकुलरली ध्यान देना है, COPD एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि COPD में खुद 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। तो तुम्हें अस्थमा को सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम COPD कर रहे हो तो वो उसमें हो जाएगा। TB एंड एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर सकता है, एम्फाइसीमा एंड एम्पाइमा में डिफरेंस, एक इस टॉपिक पे तुमने ध्यान देना है। उसके अलावा निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन भी कर लेना। ये यूनिट 4 में है जो इंपॉर्टेंट है, COPD, अस्थमा, TB, एम्फाइसीमा एंड एम्पाइमा में डिफरेंस, निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन। एक्चुअल में प्लूरल इफ्यूजन आया भी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी अच्छे से कवर करना। फिर आती है यूनिट 5 डाइजेस्टिव सिस्टम वाली। इसमें तुमने इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। पूरी बहुत बड़ी यूनिट है, बड़े कम थोड़े थोड़े टॉपिक मैंने उठाए हैं जो ज़्यादा आने के चांसेस है। तो मैं तुम्हें बता दूं, पैनक्रियाटाइटिस, कॉलीलिथियासिस एंड पेप्टिक अल्सर डिसीज, ये तीनों तुमने टॉप प्रायोरिटी पे रखने हैं। उसके बाद इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज एंड इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, कि ये चीज। लिवर सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस, इन दोनों को कर लेना अच्छे से। इतनी बड़ी यूनिट में से बस तुमने ये टॉपिक्स अच्छे से करने ही हैं। देखो जो ये वाला इसमें से MCQ बन सकता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, तो इसका भी तुम आइडिया लेकर जाओगे। यूनिट 5 में पेप्टिक अल्सर डिसीज एंड डूडेनल अल्सर्स में डिफरेंस, फिर पैनक्रियाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, कॉलीलिथियासिस, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, IBD एंड IBS में डिफरेंस, डायवर्टिकुलाइटिस एंड हेपेटाइटिस। यूनिट 5 में से ये टॉपिक तुमने अच्छे से क्लियर करके जाने हैं। तो पास्ट ईयर में पैनक्रियाटाइटिस आया हुआ है एंड लिवर सिरोसिस भी आया है, पेप्टिक अल्सर भी आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 6 की, कार्डियो वाली जो हमारी यूनिट है। इसमें तुम्हें पता है कि हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कि यूनिट में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगता है, बट इसमें से इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते। जो आते हैं हम तुम्हें बता देती हूँ, और जिसका आने के चांसेस है वो टॉपिक है रूमेटिक हार्ट डिसीज। वो तुमने अच्छे से करके जाना है। रूमेटिक हार्ट डिसीज, एंडोकार्डाइटिस एंड कार्डियोमियोपैथी, ऑल 3 जो कार्डियोमियोपैथी में 3 है उनको कवर करना है। एंडोकार्डाइटिस को भी कवर करना है क्योंकि जो उसमें जोन्स क्राइटेरिया, जो उसमें B टाइमर वाला क्राइटेरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंजस्टिव हार्ट में फेलियर, MI की मैनेजमेंट आ जाती है, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस भी आ सकता है, एंड मैनेजमेंट ऑफ DVT एंड वेरिकोस वेन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड कार्डियोजेनिक शॉक। इन चीज़ों को तुमने कवर करना है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तुमने रखनी है रूमेटिक हार्ट डिसीज, वो तुमने सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद जो क्राइटेरिया वाले टॉपिक्स है ना, जिसमें जैसे हमने जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक हार्ट डिसीज में पढ़ा, B टाइमर वाला हमने एंडोकार्डाइटिस में पढ़ा, इन टॉपिक्स के आने के चांसेस हमेशा पेपर में ज़्यादा होते हैं, तो इन टॉपिक्स को तुमने पहली प्रायोरिटी देनी है। मायोकार्डियल रूमेटिक हार्ट डिसीज हो गया, उसके बाद एंडोकार्डाइटिस हो गया, कार्डियोमियोपैथीज को एक बार पढ़ लेना। फिर जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं ना, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कोर पल्मोनल, कार्डियक टेम्पोनेट, इसके क्योंकि हमें डायरेक्टली उसका जैसे हमने वर्ड को देख लिया तो हमें
इजीली पता नहीं चलेगा क्या है उसका मतलब। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जामिनर डाल सकता है, लाइक कार्डियक टेम्पोनेट। अगर किसी को इसका आइडिया ही नहीं है तो वो लिखेगा क्या? इसलिए ये टॉपिक्स मैंने तो इंक्लूड किया ताकि एटलीस्ट तुम इसका आइडिया लेकर जाओ, अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम इसको बना सको, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी कवर करने हैं। मैनेजमेंट किस किस की तुमने कवर करके जानी है? एमआई की, एंजाइना की एंड हाइपरटेंशन की, इनकी तुमने मैनेजमेंट पढ़ के जानी है। ये टॉपिक्स तुम नोट कर लो जो तुमने अच्छे से करने हैं इन यूनिट 6। उसके बाद नेक्स्ट आती है यूनिट 7। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनीमिया। सबसे पहले तुमने अनीमिया को कवर करना है। उसके बाद एमसीक्यू पता किसमें से आते हैं? लिम्फोमा से, सॉरी ल्यूकीमिया से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि दिस इज एन कंफ्यूजिंग टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक अनीमिया है, उसके अलावा जो तुमने पढ़ना है दैट इज ल्यूकीमिया। इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हमें पता नहीं लगेगा कि ये जो उन्होंने अब ऑप्शन दिए वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया किया या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया किया, तो इसलिए इसको तुमने अच्छे से क्लियर करके जाना है ल्यूकीमिया वाले टॉपिक को। इसके अलावा थैलेसीमिया आ जाता है, हीमोफीलिया करके जाना, लिम्फोमा एंड माइलोमा। पूरे यूनिट 7 में से ये 6 टॉपिक्स तुमने अच्छे से क्लियर करके जाने हैं। एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं, क्वेश्चंस तो आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अनीमिया इसमें से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है यूनिट 8, एंडोक्रिनोलॉजी वाली। इसमें से देखो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंस आ सकता है, या डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिटस में डिफरेंस आ सकता है। तो ये 2 टॉपिक्स तुमने क्लियर करके जाने हैं। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ा इजी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑपोजिट ही तो है। जो हाइपोथायराइडिज्म में अगर तुमने याद कर लिया, उसके ऑपोजिट ही तुमने हाइपरथायराइडिज्म में लिख के आना। उसके अलावा तुमने 2-4 टर्म्स लिख के आनी है, विच इज ग्रेव्स डिसीज एंड हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इन दोनों का तुमसे थोड़ा सा मतलब देख लेना कि अगर पेपर में आया कि तुमने इनमें लिखना क्या। ग्रेव्स डिसीज तुम पढ़ के जाओगे। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये चीज तुम करके जाना क्योंकि दिस इज वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। तुम इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। तुमने वो 4 पॉइंट्स बनाने हैं कि अगर किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया तो तुमने क्या क्या करना है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो इसको तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे। उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिसीज में डिफरेंस आ सकता है। एंड ये 2 टॉपिक्स करके जाना, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड मिक्स्ड एडिमा कोमा, ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी समझ आ गई। मेन तुमने यहाँ पर क्या टॉपिक्स उठाने? डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिटस, इनको सबसे पहले उठाना। उसके बाद तुम थायराइड ग्लैंड की डिसीजेस को उठाना, समझ आ गया। फिर तुम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मैनेजमेंट को करोगे। क्लियर है? मतलब इसमें थायराइड वाला टॉपिक, डायबिटीज वाला टॉपिक पूरी यूनिट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। यूनिट 9 जो कि हमारी डर्मा वाली थी, स्किन डिसऑर्डर्स वाली थी, उसमें ये मैंने बीच में से ये वाले 5 टॉपिक चुन के निकाले हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है। सोरियासिस, एसिज्मा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, एक्ने वल्गैरिस एंड डर्मेटाइटिस। इनको तुम अच्छे से करके जाना। पैम्फिगस का तुम बस हिंट ले लेना, मतलब वो भी इसमें आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, अगर उनको ध्यान से मैं देखती तो उसमें से मुझे लगा कि ये बार बार टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं। सोरियासिस, एसिज्मा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, एक्ने वल्गैरिस एंड डर्मेटाइटिस, इनको अच्छे से करके जाना। उसके बाद आ रही है यूनिट 10 की बारी। इसमें यूनिट 10 में से आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट जो 2 बारी हो चुका है सेमेस्टर एग्जाम्स में, डेट इज जॉइंट रिप्लेसमेंट, TKR, मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट में टोटल नी रिप्लेसमेंट 2 बारी आया हुआ है। उसके अलावा फ्रैक्चर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें से पॉट स्पाइन में भी क्वेश्चन आया, एक पॉट स्पाइन, एक फ्रैक्चर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये वाले जो क्वेश्चन है इस यूनिट में से आए हुए हैं सबसे ज़्यादा बार। इवन की जो जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला है वो रिपीट हुआ है, 2 बारी आ गया। ऑल्टरनेटिवली नहीं, मतलब हर बार ये वाला जो क्वेश्चन है टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये बार बार आया है। उसके अलावा जो क्वेश्चन तुमने करके जाने हैं, पैजेट्स डिसीज का तुम्हें हिंट होना चाहिए क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन पढ़कर जाना। प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग भी आया हुआ है। प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग में जो क्या पूरा सीरियल ऑर्डर क्या होता है वो MCQ में आया हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग की एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, मतलब स्टेजेस का ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए, ये MCQ में आया हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्चर। उसके बाद तुमने करके जानी है पॉट स्पाइन, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट, पैजेट्स डिसीज, प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग, ये तो तुम प्रायोरिटी पे रखोगे। फिर ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमाइलाइटिस पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस भी आ सकता है, पैजेट्स डिसीज, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। ये पूरी यूनिट 10 में से तुमने ये टॉपिक्स कवर करके जाने हैं। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 11, कम्युनिकेबल डिसीज वाली। इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस पे आया हुआ है, एक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक्चुअली 2 बार आया हुआ है। मेनिंजाइटिस करके जाना, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, एक ये MMR पढ़ के जाओगे, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, इसका डिफरेंस भी आ सकता है। वैसे अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड एक प्लेग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये तुम यूनिट 11 में से, मतलब इनको तो तुमने अच्छे से पढ़ना ही है। इसके अलावा मैं तुम्हें इसका आइडिया देती हूँ, इसका मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हर एक को अच्छे से पढ़ना पॉसिबल नहीं है अगर तुम थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ना स्टार्ट करो।
तो इसलिए अच्छा तुम पता क्या करो कि हर एक जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसका आइडिया दिमाग में रखो। अगर टाइफाइड है तो वो फैलता कैसे, और उसकी पिक्चर देख लो कि टाइफाइड में क्या, फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया में क्या होता है, एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि रैशेस किस में हो रहा है, ब्लिस्टर किस में बन रहे हैं, जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स में बन रहे हैं, फिर जो चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स है उसमें भी बन रहे हैं। सिर्फ आइडिया लेकर चलो, एक पिक्चर दिमाग में रखो कि इस डिसीज में मोटा मोटा सा ये होता है, ताकि अगर पेपर में जो तुमने पढ़ के गए उसमें से नहीं भी आया हो तो तुम एटलीस्ट क्वेश्चन को बनाकर आ सको। ठीक है, हर एक डिसीज का थोड़ा सा आइडिया रखो, डिसीज हर एक कवर करो, पर सबसे प्रायोरिटी पे तुम इनको अच्छे से करो। समझ आ गई? अब हम देखते हैं, ये तो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुमने नहीं छोड़ने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने किसी भी यूनिट में से। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये है अटेम्प्टेशन का तरीका। टोटल 8 हेडिंग्स बनेंगी। अगर आया बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो टोटल तुमने ये सारी चीजें ऐड करके ही आनी है। सबसे पहले कोई डिसीज तुम्हें दे दी, उसकी तुम इंट्रोडक्शन दोगे, डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद डेफिनेशन तुमने पता है कैसे लिखनी है, एटलीस्ट 2 डेफिनेशन लिखना। ठीक है, कि तुमने अच्छे मार्क्स लेने हैं। 2 डेफिनेशंस लिखना, हर एक डेफिनेशन की 3 to 4 लाइंस होनी चाहिए, फिर छोटी छोटी डेफिनेशंस नहीं लिखनी। 3 to 4 लाइंस में डेफिनेशन कवर होनी चाहिए एंड 2 डेफिनेशंस तुम लिख कर आओगे। उसके बाद अगर उसमें कोई क्लासिफिकेशन या टाइप है तो उसको तुम कैसे लिखोगे, फ्लो चार्ट में। वो तुम कैसे लिखोगे, बॉक्सेस में। तुम जो भी टाइप्स वगैरह लिख रहे हो उसको बॉक्सेस में डालो या क्लाउड्स में डालो। ठीक है, ऐसे तुम क्लासिफिकेशन को फ्लो चार्ट में करना, ऐसे नॉर्मली लिख के मत आना। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स लिखोगे। साइन एंड सिम्टम्स कैसे लिखोगे, ऊपर हेडिंग डालोगे साइन एंड सिम्टम, नीचे एंड लिस्ट करोगे, कोई अलग से कहानियां नहीं डालनी, पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखना है साइन एंड सिम्टम्स का। फिर रिस्क फैक्टर्स एंड एटियोलॉजी लिखना। पैथोफिजियोलॉजी कैसे, उसको बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं लिखना। पैथोफिजियोलॉजी इज ऑलवेज इन द फ्लो चार्ट फॉर्म। पूरी कंप्लीट एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाना, हर एक पॉइंट को बॉक्स में डाल देना। ठीक है, एरोज जो थोड़े हाईलाइट कर देना। फिर आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट को तुम लिखोगे एंड लिस्ट करने की जगह इसका भी तुम फ्लो चार्ट बना देना कि सेंटर में तुमने हेडिंग डाली डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद तुमने आसपास उसके सारे लाइंस खींच के एरोज बनाकर साइड में तुमने सारे जो टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट होते हैं वो लिख देना। फिर आती है मेन बात विच इज मैनेजमेंट। देखो हम पता क्या करते हैं, अगर हमारे पास टाइम कम होता है हम ऊपर अच्छे से लिख देते हैं, मैनेजमेंट को हम बस थोड़ा सा लिख कर आ जाते हैं, हार्डली 3 to 4 लाइंस में। ऐसे नहीं करना, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, अगर तुम वो लिख कर आओगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की मैनेजमेंट, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। इस चीज को तुम अपने दिमाग में बैठा लो, एक मेडिकल एंड एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। अब मेडिकल में फर्दर 2 तरीके की होती है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बताओ फार्माकोलॉजिकल में क्या आएगा, जो दवाइयां दे रहे हैं, है ना, उसमें तुम फर्दर हेडिंग्स डाल सकते हो कि अगर एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं तो उस पर कौन कौन से पर्टिकुलर दे सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो क्या दे सकते हैं, अगर एंटीकोलिनर्जिक्स दे रहे हैं तो क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं, तो उसमें तुम फर्दर हेडिंग्स डाल सकते हो। फिर आती है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या आएगा, अब ये पॉइंट्स तुम नोट कर लो। इसमें आती है डाइट एंड सपोर्टिव थेरेपी या नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में क्या लिखोगे, कॉलिलिथियासिस, है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है तो उसमें हम वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी वगैरह कर रहे हैं, दोज आर नॉट लाइक इन्वेसिव प्रोसीजर्स, दोज आर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। बाहर से वेव्स जा रही है और अंदर स्टोन को ब्रेक डाउन कर रही है, तो अंदर तुमने कुछ नहीं ना डाला, तो इसलिए वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर सारे इसमें आएंगे। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में तुम फर्दर 2 हेडिंग्स बनाओगे, डाइट एंड सपोर्टिव थेरेपी एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। फिर इनके अंदर उन चीजों को एनलिस्ट कर दोगे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट बना के आओ, क्योंकि वो थोड़ा आई कैचिंग लगता है। ये तो थी मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हमने फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। वो तुम एनलिस्ट कर दोगे, काउंटिंग डालकर नीचे पॉइंट्स की फॉर्म में तुम एनलिस्ट कर देना कि अगर वो पर्टिकुलर कोई भी डिसीज है, सर्जरी हम कौन कौन सी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आती है मेन, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट को भूल के आ जाते हैं, हालांकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो हमारे काम की चीज है। नर्सिंग मैनेजमेंट तुम कैसे लिखोगे, इस चीज को ध्यान से समझ लो। तुमने फर्दर 3 हेडिंग्स डालनी है, एक होती है प्रिवेंटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, एक होती है ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एक होती है हेल्थ एजुकेशन। ये 3 नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर हेडिंग्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। प्रिवेंटिव नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब डिसीज होने से पहले हम कौन कौन से एज अ नर्स हमने कौन कौन से एक्शंस लिए कि वो आगे ना जाए, उसमें तुम लिखो, उस सारे पॉइंट्स को तुम लिखोगे प्रिवेंटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में। फिर आती है ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में, पर्सन को डिसीज हो गया, अब तुम डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें कर रहे हो उसको, उस डिसीज को आगे प्रोग्रेस होने से बचाने के लिए, वो सारे पॉइंट्स आएंगे ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में। थर्ड आता है हेल्थ एजुकेशन। तुम पर्सन को क्या डाइट दोगे, उसको कैसे एजुकेट करोगे कि तुम्हें ये डिसीज हो गया है, इसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, तुमने क्या क्या काम करने हैं, तुमने हमारे साथ कॉपरेट कैसे करना है, तुम ये मेडिसिन ले रहे हो उनको कैसे लेना है, वो सारी एजुकेशन हमने देनी है, वो सारे पॉइंट्स तुम इसके अंदर लिखोगे। तो ऐसे तुम मैनेजमेंट को कवर करके आओगे एग्जाम में। ये कंप्लीट हमने देख लिया फॉर्मेट। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली। इफ यू डू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।